हेलो हेलो। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। और आज का जो लेक्चर अपना वो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे होने वाला है। तो देखो, जो हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो कंप्लीट कर लिया था, और उसका जो लास्ट के जो टॉपिक थे, एक तो मेटल कार्बोनाइल और एप्लीकेशन, उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो रह गई थी। तो उसको आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन चेक करने वाले हैं, देखने वाले हैं, और आप सभी बड़े ध्यान से इन क्वेश्चन को देखें। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं और कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे भी गए हैं, इसलिए आप इनको ध्यान से देखें और स्किल डेवलप करें, या फिर क्वेश्चन का जो टाइप है वो देखें कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ताकि आपको हेल्प मिल सके एग्जाम में जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करने में। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने लेक्चर को। तो अपना जो क्वेश्चन है पहला, वो आने वाला है आपकी स्क्रीन के सामने, और वो रहा, ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से सुनना बेटा, और ध्यान से देखना भी। क्वेश्चन कह रहा है, द कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री अराउंड द मैग्नीज इन डेका कार्बोनाइल डाई मैग्नीशियम जीरो। देखो, सबसे पहले इसका मीन समझा देता हूं मैं, ये कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री अराउंड एमएन, यानी कि एमएन के चारों ओर जो कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री है, ठीक है, किसके अंदर? डेका कार्बोनाइल डाईमैग्नीज, इसके अंदर। तो वो कौन सी होने वाली है इनमें से? तो देखो, मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो डेका कार्बोनाइल डाईमैग्नीज, देखो डाईमैग्नीज मतलब Mn, वो कितने हैं? दो, तो Mn2। और डेका कार्बोनाइल, डेका मतलब 10 होता है, तो 10 क्या हो गए? कार्बोनाइल ग्रुप हो गए। तो डेका कार्बोनाइल डाईमैग्नीज कौन सा हो गया? ये हो गया। अब इसकी स्ट्रक्चर मैंने जब कार्बोनाइल कंपाउंड पढ़ाए थे तब मैंने कहा था कि स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो ध्यान से देखो, स्ट्रक्चर क्या होती है। Mn होता है एक, और ऐसे ही दूसरा जो Mn है मेटल, वो ऐसे होते हैं, और ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बॉन्डेड होते हैं। साथ ही एक CO है वो इधर से, ऐसे ही एक CO है वो इधर से, ऐसे 4 CO तो इस टाइप से क्या करते हैं? बॉन्डिंग कर लेते हैं, ठीक है। और एक CO प्लेन के ऊपर, देखो एक्चुअल में 4 CO हैं, वो अगर बॉन्डिंग कर चुके हैं तो वो कौन सी ज्योमेट्री में होंगे? स्क्वायर प्लेनर, ऐसे। तो ये स्क्वायर प्लेनर हुई। अब ध्यान से देखो, एक Mn के साथ एक जो CO है वो ऐसे प्लेन के ऊपर जुड़ा होता है, और ये इधर Mn है वो प्लेन के नीचे। सेम कंडीशन किसके साथ होती है? दूसरे CO के Mn के साथ होती है, ऐसे CO जुड़े होते हैं इसके साथ। यहां भी क्या होता है? सेम स्क्वायर प्लेनर क्या होती है? ऐसे ज्योमेट्री होती है, ठीक है, ओके। और साथ में एक जो CO है वो प्लेन के ऊपर या नीचे, किधर भी आप मान सकते हो। तो इस टाइप से ये क्या है? जुड़े हुए हैं। अब उसने कहा है कि Mn जो है उसके चारों ओर ज्योमेट्री, तो Mn है उसके चारों ओर ज्योमेट्री। देखो देखो, ये तो हो गया स्क्वायर प्लेनर, ये वाला। अब एक प्लेन के ऊपर है और ये Mn इधर प्लेन के नीचे। तो आपने देखा है ऐसा कि ये होता है मेटल, और ऐसे लिगेंड जुड़े हैं 4, और एक प्लेन के ऊपर है एक प्लेन के नीचे है, ऐसे ऐसे क्या है? लिगेंड, ठीक है। और इस वाली ज्योमेट्री को हम कहते हैं क्या? ऑक्टाइड्रल। और ये मैंने कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रन समन्वय बहुफलक में बताया था कि जब 6 लिगेंड क्या है? बॉन्डेड हैं, तो इस टाइप की ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं? ऑक्टाहाइड्रल। तो Mn के चारों ओर जो ज्योमेट्री आएगी वो कैसी आएगी? ऑक्टाहाइड्रल। बात समझ में आ गई क्या? तो ज्योमेट्री कैसे होने वाली है? ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री होने वाली है। क्लियर? Mn के चारों। बाकी अगर वैसा देखा जाए तो यहां पर ध्यान से देखो, Mn के साथ जो CO है वो स्क्वायर पिरामिडल में जुड़े हुए हैं। देखो, ये तो बन गया क्या? स्क्वायर। और एक CO ऊपर है तो ये पिरामिड टाइप से बनेगा, स्क्वायर पिरामिडल, जो कि मैंने समझाया भी था जब टॉपिक पढ़ाया था। तो ज्योमेट्री Mn के चारों ओर तो कौन सी हुई? ऑक्टाहाइड्रल। और अगर यूनिट्स की बात करें तो दो स्क्वायर पिरामिडल यूनिट्स पाई जाती हैं, किसमें? Mn2CO होल 10 में। तो आंसर इज डी। क्लियर? तो एक क्वेश्चन है अपना वो कंप्लीट होता है। देखो, अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपको
देखने पड़ेंगे, वरना आप आंसर देते इसका स्क्वायर पिरामिडल। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि स्क्वायर पिरामिडल यूनिट होती है, बट उसने ज्योमेट्री पूछी है किसके अराउंड, mn के चारों ओर पूछी है। तो mn से 6 बॉन्ड बने हुए हैं, एक mn से, तो ऑक्टाहेड्रल। क्लियर? चलो हम बढ़ लेते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से क्या करना है, आपको मैच करना है, ठीक है, मिलाना है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले जिगलर नाटा। देखो जिगलर जो नाटा है, क्या है, जिगलर नाटा या जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ठीक है, उसका फॉर्मूला मैंने बताया था क्या। एक तो उसमें था Al और C2H5, ये तो कितने थे, होल थ्राइस 3 थे। और साथ में यहाँ टाइटेनियम जो क्लोराइड है वो और थे, तो प्लस में TiCl4 ये और थे। तो इनका जो मिक्सर है, कॉम्बिनेशन है, वो क्या था, जिगलर नाटा। तो एक्चुअल में जिगलर नाटा है वो टाइटेनियम का क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो फर्स्ट में अपने पास आंसर क्या आने वाला है, 4। तो फर्स्ट में 4 एक में ही दिख रहा है, ए में। तो वैसे तो देखो आंसर अपना कंप्लीट हो गया, देखते ही अपना आंसर आ गया, क्या आंसर ए। पर फिर भी मैं इसको पूरा बताता हूं। देखो ब्लड का जो पिगमेंट है, ब्लड पिगमेंट क्या होता है, Hb, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन कौन सी मेटल का कॉम्प्लेक्स है, Fe, आयरन। तो ब्लड पिगमेंट है उसमें क्या आएगा, आयरन, तो बी में क्या आएगा, थर्ड। फिर विल्किंसन कैटालिस्ट, देखो रोडियम का क्या होता है, कंपाउंड होता है, ठीक है। विल्किंसन कैटालिस्ट ये होता है, देखो रोडियम RH, ठीक है, और फिर PH3P, मतलब ये हो गया ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ये कितने होते हैं, 3, और साथ में एक Cl। तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ये PH3 होल थ्राइस और Cl, ये होता है क्या, विल्किंसन कैटालिस्ट। तो रोडियम का क्या है, कॉम्प्लेक्स है। और साथ में विटामिन B12 जो है, साइनोकोबालेमिन, वो किसका है, कोबाल्ट का। तो ऐसे आप चारों जो ऑप्शन है उनको क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। क्लियर है? तो आंसर वैसे अपने क्या आने वाला है, ए आने वाला है। तो देखो एक और क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट किया। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपने लेक्चर ढंग से पढ़ा है, ढंग से देखा है, तो आप बिल्कुल भी इन क्वेश्चन में अटकने वाले नहीं है, ये गारंटी है हमारी। ठीक है, देखो आपके सामने क्वेश्चन कर रहे हैं। चलो हम बढ़ लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से समझे, पहले क्वेश्चन समझे, फिर वो जो कह रहा है उसके ऊपर विचार करें। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल कार्बोनाइल्स CO फॉर्म्स ए ब्रिज बिटवीन मेटल एटम्स। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा मेटल कार्बोनाइल है, धातु कार्बोनिल है, जिसके अंदर CO ग्रुप, कार्बोनिल जो ग्रुप है, वो सेतु का काम करता है दो मेटल्स के बीच में। कितने मेटल्स के बीच में, दो मेटल्स, या बिटवीन मेटल एटम्स, या परमाणुओं के बीच में। समझो कैसे, ब्रिज का काम मतलब ऐसे, जैसे आपके पास इधर कोई मेटल है, एक दूसरी मेटल इधर है, तो इनके बीच में जो CO है वो दोनों से जुड़ा हो, इधर भी मेटल से और इधर भी मेटल से। तो दोनों मेटल के बीच में अगर ये है और दोनों से बॉन्ड बना रहा है, तो इसे हम कहेंगे ब्रिज CO। क्या करेंगे, ब्रिज CO, ठीक है, सेतु CO ग्रुप कहेंगे। तो ऐसा किसमें है, तो याद करो D, सीधी सी बात मैंने ये बता रखा आपको, क्या CO2 इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है। तो देखो एक CO कोबाल्ट, दूसरा कोबाल्ट, देखो ये दोनों मेटल आपस में तो बॉन्डेड होती हैं, साथ में जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो इधर से भी जुड़ा होता है और इधर से भी। ऐसे ही दूसरा जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो इधर से भी जुड़ा होता है और इधर से भी। तो दो कार्बोनाइल हो गए, बाकी 3 जो कार्बोनाइल ग्रुप हैं वो ऐसे जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए। ऐसे ही इधर से 3 कार्बोनाइल ग्रुप हैं, वो जुड़े होते हैं। तो यहां पर आप खुद देखें, दो मेटल्स के बीच में ये CO जो आ रहा है वो एक ब्रिज का काम कर रहा है। ऐसे ही देखो इधर भी किसका काम कर रहा है, ब्रिज का काम कर रहा है। तो सिंपल सी बात है कि ब्रिज वाला जो CO है वो किसमें है, CO2 CO ओलेट में। क्लियर? अब रही बात इनकी, तो अभी अभी हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है। इन दो की बात करें तो इसमें होता क्या है, जैसे सेम सी स्ट्रक्चर इनकी, जैसे देखो इधर ओस्मियम हुआ, एक ओस्मियम इधर और एक ओस्मियम इधर, ये तीनों ओस्मियम आपस में क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। साथ में एक ओस्मियम से कितने CO,
4 जो CO हैं वो बेटा आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो इस टाइप से क्या है, CO बॉन्डेड होते हैं। हर एक OH से कितने CO, 4 CO क्या है, जुड़े हुए हैं। तो ये इसकी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। क्लियर। तो अब यहां आप देखो कोई भी CO है वो दो मेटल्स के बीच में ब्रिज का काम नहीं कर रहा, तो इसमें और इसमें ब्रिज लिगेंड के रूप में या ब्रिज CO ग्रुप के रूप में काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो आंसर क्या है अपना डी। तो 3 क्वेश्चन अपने कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं अपने 4th क्वेश्चन पे। ठीक है, तीनों क्वेश्चन अच्छे थे, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चलो ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से देखें। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन कह रहा है द मिसमैच्ड कॉम्बिनेशन आर, यानी कि इन ऑप्शन में से कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा है जो मिसमैच है, यानी कि मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो पहली चीज क्लोरोफिल जो है, क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है वो होता है बेटा मैग्नीशियम जो मेटल है उसका कॉम्प्लेक्स, जबकि यहां किसका दे रखा है, CO का। तो इसका मतलब पहला मिसमैच्ड यही है। तो एक तो कौन सा हो गया मिसमैच्ड, ए। वाटर की हार्डनेस EDTA से मैंने कहा था कि हम वाटर की जो हार्डनेस है वो Na2EDTA, इसके साथ एस्टिमेशन या सिंपल टाइट्रेशन से हार्डनेस को हम क्या कर सकते हैं, दूर। तो ये तो सही है। फोटोग्राफी, देखो फोटोग्राफी में AGBR होता है, क्या होता है, AGBR की जो फिल्म होती है। ठीक है, वहां AgCN नहीं बनता है, तो एक मिसमैच्ड कौन सा हो गया, C। विल्किंसन कैटालिस्ट अभी अभी हमने देखा यही होता है। और किलेट लिगेंड डी पेनिसिल एमीन, देखो डी पेनिसिल एमीन हमने कहा था, डी पेनिसिल एमीन जो है वो कॉपर और जो Fe आयरन है इसकी एक्सिस अधिकता, इसकी एक्सिस को क्या करता है, रिमूव करता है। क्या करता है, रिमूव। अब ये रिमूव कैसे करता है, तो समझो जैसे मान लो ये कोई व्यक्ति है, ये क्या है, कोई व्यक्ति है। इस व्यक्ति की बॉडी में किसकी अमाउंट बढ़ गई, Fe की अमाउंट क्या हो गई, बढ़ गई। अब इस व्यक्ति में डिजीज होंगी, बीमारियां होंगी, तो ये कहां जाएगा, ये जाएगा डॉक्टर। किसके पास जाएगा, डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर इसको क्या देगा, मेडिसिन। क्या देगा, मेडिसिन। और मेडिसिन में वो देगा डी पेनिसिलेमिन। क्या देगा, डी पेनिसिलेमिन लिगेंड। अब ये लिगेंड क्या करेगा, आयरन जो मेटल है इसके साथ क्या करेगा, किलेट बनाएगा। क्या बनाएगा, किलेट। और किलेट रिंग बना करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेगा, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना करके ये क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट। क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा, यानी कि उत्सर्जित हो जाएगा बॉडी से। क्लियर है। तो इस टाइप से ये क्या करता है, किलेट। तो समझो ये किलेट लिगेंड, बिल्कुल किलेट लिगेंड है। तो अब मिसमैच कौन से हैं, A और C, A एंड C। तो आंसर अपना क्या आ गया, C। तो 4th जो क्वेश्चन था अपना उसमें आंसर कौन सा आ गया, C आंसर आ गया। क्लियर। देखो अच्छा क्वेश्चन है, और इसी टाइप के क्वेश्चन अभी जो पैटर्न है एग्जाम का उसमें पूछे जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा, इसलिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। चलो हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन इजी है, ध्यान से सुने। टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर, यानी कि जो गांठ होती है, कैंसर जो गांठ है उसकी ग्रोथ, वृद्धि को इनहिबिट यानी कि कम या रोकने का काम करता है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड यूज्ड फॉर द फॉलोइंग, तो इनमें से है कौन सा कंपाउंड है जो इस काम के लिए क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। क्लियर। तो ये आपको कंपाउंड दे रखे हैं, इनमें से आपको ये आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि कौन सा ट्यूमर की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोकता है। EDTA नहीं, EDTA का काम एस्टिमेशन, वाटर की जो हार्डनेस है उसको कम करना है या हटाना है, और साथ ही जो लेड, क्रोमियम और निकल है उसकी जो पॉइजनिंग है उसको दूर करने में EDTA का काम होता है। तो ये तो हो गया रॉन्ग। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड PT, बिल्कुल। देखो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो सिस जो प्लेटिन है, क्या है, सिस प्लेटिन। ये जो सिस प्लेटिन है ये यूज होता है किसमें, कैंसर के ट्रीटमेंट में। और सिस्प्लेटिन क्या होता है, PT NH3 होल ट्वाइस और Cl2,
ये क्या होता है, सिस्प्लेटिन होता है। अब सिस्प्लेटिन कौन से मेटल का कॉम्प्लेक्स है, पीटी मेटल, तो पीटी का क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो सही बात है, पीटी का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो सकता है, बिल्कुल। डी पेनिसिलेमीन, इसका भी अभी हमने देखा कि कॉपर और आयरन की जो एक्सिस है अधिकता है उसको दूर करने में, और सिस्प्लेटिन, यानी कि हमारे पास ऑप्शन दो हैं, बी एंड डी दोनों सही हो सकते हैं, तो आंसर सी आ जाएगा। तो पांचवा जो क्वेश्चन था उसका आंसर भी क्या आएगा, सी, बी एंड डी, यानी कि ये दोनों हो सकते हैं। तो 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं फटाफट से, ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि लो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल्स इन दियर कॉम्प्लेक्सेस आर कॉमन व्हेन लिगेंड, यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो मेटल्स हैं उसकी न्यूनतम जो ऑक्सीकरण अवस्था है, ठीक है, वो उन कॉम्प्लेक्सेस में होगी जब लिगेंड क्या हो इनमें से। तो पहला है हैव गुड एक्सेप्टिंग कैरेक्टर। देखो इसका मतलब क्या हुआ, आपने मेटल कार्बोनाइल्स देखे, मेटल कार्बोनाइल्स में आपने ये देखा कि ये होती है कोई मेटल, और मेटल के पास होता है वैकेंट और फील्ड, यहां इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ये फील्ड ऑर्बिटल है। क्लियर है, चलो बिल्कुल हम मानते हैं कि ये फील्ड ऑर्बिटल। फिर इधर था कौन सा ग्रुप, सीओ। सीओ ग्रुप में देखो कार्बन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर, और साथ में वैकेंट एंटी बॉन्डिंग एबीएम ऑर्बिटल है इसके पास, सीओ के पास। क्लियर, तो ये तो यहां बॉन्ड बनाकर डोनेट करके कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा। बट लिगेंड क्या करता है, मेटल से जो इलेक्ट्रॉन है, फील्ड ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है अपने वैकेंट एंटी बॉन्डिंग एबीएमओ ऑर्बिटल्स में, या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। और कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, पाई बॉन्ड का। क्लियर, तो बस पाई बॉन्ड बना रहा है मतलब पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये जो बेक बॉन्डिंग हो रही है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जा रहे हैं लिगेंड द्वारा, ठीक है, इसी को हम कहते हैं पाई एक्सेप्टिंग कैरेक्टर। तो अब अगर लिगेंड गुड पाई एक्सेप्टिंग कैरेक्टर शो करेगा तो क्या लो ऑक्सीडेशन होगी मेटल की। तो लो ऑक्सीडेशन से पहले, लो ऑक्सीडेशन स्टेट से पहले हम ये समझते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। जैसे अगर हम Mn की बात करें तो Mn की मैक्सिमम OS क्या है, मैक्सिमम OS होती है प्लस के 7, यानी कि Mn जो है उसने क्या किए हैं, 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए हैं, त्याग दिए हैं, 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए त्यागे हैं, तभी जाकर के उस पर कितना चार्ज आया है, +7। इसका मतलब ये हुआ कि मेटल है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके OS शो कर रही। अब लो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, जैसे Mn है, Mn की लीस्ट या लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट Mn+2 है, तो बताओ यहां कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए इसने, 2, यहां 7, तो मैक्सिमम OS थी, यहां 2 किए हैं, मतलब कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब मेन बात यह है कि अगर इस मेटल के पास इलेक्ट्रॉन बचेंगे ज्यादा तो ये ज्यादा डोनेट करेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन है तभी तो डोनेट करेगा, बट अगर मान लो इसके ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, फील्ड इलेक्ट्रॉन्स या फील्ड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन हैं, ये अगर बेक बॉन्डिंग में लिगेंड के साथ क्या हो जाए, साझा हो जाए, या लिगेंड के साथ बॉन्डिंग में शामिल हो जाए, तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉनों की जो उपलब्धता है वो क्या हो गई, कम। अगर मेटल के पास इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धता कम हो गई तो बताओ जो कम है तो त्यागेगी भी कम, यानी कि कम OS ही वो क्या कर पाएगी, शो। और अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्डिंग में जाते ही नहीं, अगर इधर बॉन्डिंग में जाते नहीं तो बताओ ज्यादा इलेक्ट्रॉन बचते इसके पास, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करती, डोनेट, तो मैक्सिमम OS में चलेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन लिगेंड के साथ साझा में आ जाएं तो मेटल के पास डोनेट करने के लिए क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे और वो कम OS शो करेगी। इसका मतलब लिगेंड मेटल के इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, तभी तो ये बैक बॉन्डिंग में जाएंगे, और ये बैक बॉन्डिंग में जाएंगे तभी मेटल के पास इलेक्ट्रॉनों का अमाउंट कम होगा और वो कम इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और लो ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगी। मतलब आंसर अपना पहला ही आ जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं, अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझें इसको, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। बाकी हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अपना जो अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन वो ये रहा। तो 7 नंबर क्वेश्चन
ढंग से पढ़े क्वेश्चन को। द कंपाउंड यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ये लाइन से क्वेश्चन है। देखो, लेड, पीबी, क्रोमियम एंड निकल, इन तीनों की पॉइजनिंग क्या है? इन तीनों की पॉइजनिंग। इसको क्या करना है? इसका ट्रीटमेंट करने के लिए हम यूज करते थे किसका? याद करो जरा, EDTA का। किसका यूज करते थे? EDTA। तो आंसर सीधा सीधा क्या आ जाएगा? डी। तो 7 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या आ गया अपना? डी आ गया। तो इजी क्वेश्चन था, अगर आपने ढंग से थ्योरी पढ़ी है तो आप कर सकते हैं। चलो हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ेगा, ढंग से आप इसको देखें, मैं भी समझा देता हूँ। देखो क्वेश्चन कह रहा है, कंप्लीट रिमूवल ऑफ बोथ द एक्सियल लिगेंड्स अलोंग द जेड एक्सिस फ्रॉम एन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्लिटिंग पैटर्न। मतलब समझो, ये ऐसे कह रहा है कि पहले ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर थी। ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर ये, ठीक है, ऐसे स्क्वायर प्लेनर था मेटल के पास, ठीक है, और फिर एक लिगेंड कहाँ था? ऊपर था, और एक लिगेंड कहाँ था? नीचे। तो ये एक्स एक्सिस मान लेता हूं मैं, ये वाई एक्सिस, और ये मैं मान लेता हूं जेड एक्सिस। तो ये ऑक्टाहाइड्रल है। ये क्या है? ऑक्टाहाइड्रल, ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री में से मैंने जेड एक्सिस के अलोंग जो लिगेंड है, ठीक है, उनका क्या कर दिया है? उनको रिमूव कर दिया, यानी कि इसको भी हटा दिया मैंने और इसको भी हटा दिया। इन दोनों को यहां से मैंने क्या कर दिया? हटा दिया। जैसे ही मैं इन दोनों को यहां से हटाऊंगा, मेरे पास अब ज्योमेट्री क्या बचेगी? एम, और इधर से ये हमारे पास 4 लिगेंड बच गए, एल 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 और एल। क्लियर? तो अब बताओ मेरे पास ज्योमेट्री कैसे बचेगी? ये बन जाएगी स्क्वायर प्लेनर। क्या बन जाएगी? स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अब स्क्वायर जो प्लेनर हो गई, अब आगे कह रहा है कि स्प्लिटिंग का जो पैटर्न होगा इसमें, जो डी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, उस स्प्लिटिंग का पैटर्न किसको फॉलो करेगा? अब बताओ, ऑक्टाहाइड्रल में तो हम सब जानते हैं, अगर इसके अंदर डी ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग होता 5 का, 1 2 3 4 5, तो ये थे क्या? डी ऑर्बिटल। तो दो टाइप से होता, हाई एनर्जी के होते इजी, और लो एनर्जी के होते T2Z, ठीक है, ऑक्टाहाइड्रल में। तो ये दो टाइप से है। बट स्क्वायर प्लेनर में याद करो ढंग से, मैंने इसको डिटेल से समझाया था कि क्यों हुआ है। तो ये डी, इनके अंदर सबसे ज्यादा तो आ जाता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। फिर इसके बाद में जो आता है वो आता है डी एक्स वाई। क्या आता है? डी एक्स वाई। फिर इसके बाद में आता है डी जेड स्क्वायर स्प्लिटिंग में, और लास्ट में जो बच गए डी एक्स जेड, ठीक है, और बराबर डी वाई जेड। तो इनकी एनर्जी क्या होती है? इक्वल होती है। तो ये स्प्लिटिंग का पैटर्न आएगा जैसे ही मैंने दोनों एक्सियल जो लिगेंड हैं उनको रिमूव किया जेड एक्सिस से, ठीक है। तो ये पैटर्न बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ज्योमेट्री कैसी बन गई? स्क्वायर प्लेनर, और स्क्वायर प्लेनर में ऐसा स्प्लिटिंग होता है। क्लियर? तो ऐसा कहाँ है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बिल्कुल, फिर डी एक्स वाई, बिल्कुल, फिर डी जेड स्क्वायर, बिल्कुल, फिर डी एक्स जेड डी वाई जेड, दोनों की बराबर हो गई, बिल्कुल। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? ए। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग वाला क्वेश्चन था। दिमाग से अगर इस क्वेश्चन को करोगे बहुत इजीली ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कंप्लीट। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट, जिसका आंसर क्या आने वाला है? ए। फिर हम बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? बड़े ध्यान से समझे, और इसको इजी क्वेश्चन है और बड़े ध्यान से देखो। कंपाउंड दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर। अच्छा, ये वही क्वेश्चन हो गया कि जो गांठ है, ट्यूमर है, उसकी ग्रोथ को कौन इनहिबिट करता है? तो हमने अभी अभी पढ़ा था सिस्प्लेटिन। कौन सा पढ़ा था? सिस्प्लेटिन। प्लेटिनम का जो कॉम्प्लेक्स है वो, तो सिस्प्लेटिन। तो ये रहा सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन की स्ट्रक्चर अभी अभी बताई भी थी मैंने। तो इजी सा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9, जिसका आंसर क्या आ गया बेटा? सी, कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, हम बढ़ जाते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, Mn2CO होल 10, ये पहला ही क्वेश्चन था। डेका कार्बोनाइल डाईमैग्नीज इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। सबसे पहले अगर हम ऑर्गेनो
ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की बात करें, किसकी बात करें, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, देखो ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें जो मेटल है वो किससे बॉन्डेड हो, कार्बन से। कार्बन से अगर मेटल बॉन्डेड है तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कार्ब धात्विक यौगिक। सिंपल सी बात है। तो अब Mn2CO10 ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ड्यू टू, किस कारण से, सीओ बॉन्ड, तो देखो यहाँ का देखो मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड होना चाहिए, मतलब ये गलत, MnMn मेटल मेटल नहीं, मेटल और ऑक्सीजन नहीं, मेटल कार्बन बिल्कुल, Mn मेटल है और कार्बन, आंसर क्या आ गया, डी। ये अपना क्वेश्चन नंबर 10 था, इजी क्वेश्चन था, ये भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। बाकी हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं, फटाफट से देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो 11 नंबर क्वेश्चन जो है इसको ढंग से देखें, ये अभी अभी हमने इसकी स्ट्रक्चर देखी थी, पर पूछ क्या रहा है वो भी देखते हैं। द नंबर ऑफ ब्रिज सीओ लिगेंड, यानी कि जो सेतु सीओ लिगेंड हैं, ठीक है, एंड सीओ सीओ बॉन्ड, यानी कि कोबाल्ट कोबाल्ट के बीच में जो बॉन्ड है, इन CO2 CO8 रिस्पेक्टिवली आर, तो इसके अंदर ये जो कंपाउंड है CO2, ये जो मेटल कार्बोनाइल है, इस मेटल कार्बोनाइल में आपको क्या बताना है, एक तो CO CO मेटल मेटल जो बॉन्ड है वो कितने हैं, और एक ब्रिज जो CO लिगेंड है वो कितने। तो आओ सिंपल सी बात थी, हमने देखा था, देखो ये कोबाल्ट मेटल है, ये भी कोबाल्ट मेटल है, दोनों डायरेक्ट बॉन्ड बना के जुड़ी होती है, साथ में CO जो लिगेंड है वो दोनों तरफ ऐसे ब्रिज का काम करता है। बाकी 3 CO हैं वो इस टाइप से क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हो गए, तो ये इसकी क्या हो चुकी है बेटा, स्ट्रक्चर हो चुकी है। अब आपको जो पूछा गया है वो देखो भाई, एक तो कोबाल्ट कोबाल्ट मेटल का जो बॉन्ड है वो कितना है, तो वो तो एक है, और ब्रिज लिगेंड है, ठीक है, ब्रिज CO, तो ब्रिज जो कार्बोनाइल लिगेंड है CO वो कितने हैं, तो देखो दो मेटल के बीच में या दोनों मेटल से जो जुड़े हैं वो कितने हैं, दो, तो ये ब्रिज, तो रेस्पेक्टिवली क्रमशः हम कह सकते हैं 2 और 1, तो 2 और 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आंसर अपना क्या आ गया, डी आ गया। तो इजी सा क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग लगाना था, स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए, तब आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि ये रहा स्क्रीन पे। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। देखो मैच द कॉलम जो क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादा आने लगे हैं, पैटर्न चेंज हो गया है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको बहुत ही जरूरी है। देखो कह रहा है मैच द मेटल्स, ठीक है, कॉलम फर्स्ट विद द कॉलम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंजाइम्स कॉलम सेकंड, मतलब फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से मैच करना। तो देखो सीओ मेटल जो है, ठीक है, कोबाल्ट, कोबाल्ट मेटल, आंसर अपना सीधा सीधा आ गया विटामिन B12, हमने पहले या दूसरे तीसरे क्वेश्चन में भी देखा था। फिर उसके बाद में रोडियम, रोडियम का अगर हम बात करें तो विल्किंसन कैटालिस्ट होता है। मैग्नीशियम की बात करें तो क्लोरोफिल होता है। ये तीनों हमने पहले भी पढ़े। तो बच गया कौन, जिंक। तो जिंक है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम है उसका, कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम है वो जिंक का क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो इस हिसाब से हम ए में क्या करेंगे, 3, तो ए में थर्ड। देखो आंसर तो वैसे ही दिख गया अपने को फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 12 उसके अंदर आंसर क्या आएगा, ए, क्योंकि ए में 3, बी में 4, बिल्कुल बी में 4 है, और सी में कितना है, 1, बिल्कुल रोडियम सी में 1 है, और डी में 2 है, डी में 2 है, तो आंसर आ गया। तो ऐसे मेजरी कॉलम वाले जो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं एट प्रेजेंट। चलो तो ये अपना एक और क्वेश्चन कंप्लीट होता है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, ये रहा। ओके, ये क्वेश्चन कई बार आ गया है, ध्यान से देखो, फिर से ये जो कंपाउंड है वो आ गया है, और इसमें डिस्प्लेस यानी कि ये क्या क्या प्रदर्शित करता है, ये क्या दिखाता है। तो सबसे पहले एक बार मैं फिर से स्ट्रक्चर बना देता हूं इसकी, ठीक है। दो जो सीओ लिगेंड हैं वो ब्रिज का काम करते हैं, ये रहे यहां पर, और बाकी सीओ सीओ और सीओ, 3 ऐसे हैं, ऐसे ही 3 सीओ ऐसे जुड़े होते हैं, इधर से जुड़े होते हैं। अब यहां अगर हम बात करें तो सीओ ब्रिज वाले, ठीक है, तो देखो कोबाल्ट कोबाल्ट जो मेटल है वो तो कितना बॉन्ड है, 1, फिर कोबाल्ट मेटल कार्बोनाइल लिगेंड, और फिर कोबाल्ट मेटल जो है, ठीक है,
ब्रिज वाले वो कितने हैं 2, और कोबाल्ट मेटल और सीओ कार्बोनाइल जो लिगेंड है वो कितने हैं, तो देखो ये सीओ और इसके साथ 3 ये 3 ये, तो टोटल कितने हैं 6। ठीक है, तो एक मेटल मेटल, एक मेटल कार्बोनाइल मेटल, तो देखो 1 सीओ सीओ बॉन्ड, 6 टर्मिनल सीओ, टर्मिनल मतलब लास्ट वाले एंड वाले बिल्कुल, एंड 2 ब्रीजिंग सीओ बिल्कुल, 2 ब्रीज वाले सीओ है, तो आंसर ए आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 जो था अपना, उसका आंसर क्या आने वाला है ए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आपने नोट्स ढंग से पढ़े हैं। देखो मैं फिर बार बार ये कह रहा हूं कि अगर आपने लेक्चर को ढंग से समझा है, ढंग से देखा है, तो आप इन क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, सोल्व, कहीं अटकने का कोई चांस नहीं है। और ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और एग्जाम्स में भी पूछे जा चुके हैं कहीं ना कहीं। क्लियर है? चलो हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं, और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 अपना ये रहा। देखो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत इजी है। इन FeCO5 द FeC बॉन्ड पॉसेस, यानी कि इस कंपाउंड में Fe और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या क्या रखता है। तो देखो पहली चीज हम अगर बात करें तो अगर मेटल और CO कार्बोनाइल जो ग्रुप है इसके बीच में अगर हम बात करें, तो देखो मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं और कार्बन के पास लोन पेयर, तो डोनेट करने से यहाँ कौन सा बॉन्ड बनता था, सिग्मा। फिर मेटल के पास क्या थे, फील्ड ऑर्बिटल्स थे कि नहीं थे, बिल्कुल थे, हमने पढ़ा है। और इधर लिगेंड के पास क्या थे, वैकेंट ऑर्बिटल्स। तो देखो सिग्मा बॉन्ड बनने के साथ साथ मेटल अपने इलेक्ट्रॉन जो लिगेंड के वैकेंट ऑर्बिटल है उनमें डोनेट करके क्या भी बनाता है, पाई। तो अगर मेटल कार्बोनाइल है, देखो ये मेटल है ये कार्बोनाइल है, मेटल कार्बोनाइल है तो श्योर है मेटल और कार्बन के बीच, मेटल और कार्बन के बीच जो ये बॉन्ड है इसमें दोनों करेक्टर होंगे, सिग्मा भी होगा एंड साथ में मेटल और कार्बन के बीच में पाई भी बनेगा। तो मेटल और कार्बन के बीच सिग्मा एंड पाई दोनों होंगे, तो बहुत करेक्टर होने वाले हैं सिग्मा एंड पाई। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 था अपना, उसका आंसर क्या आने वाला है बेटा, बी। तो इजी सा क्वेश्चन था, अगर आपने पढ़ा है ढंग से तो कर सकते थे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बढ़ लेते हैं, ये रहा। ओके ठीक है, ये क्वेश्चन भी वही कंपाउंड है बट पूछ क्या रहा है, आयरन कार्बोनाइल FeCO5 इज, यानी कि आयरन जो कार्बोनाइल है वो क्या है इनमें से, ट्राई न्यूक्लियर है, मोनोन्यूक्लियर है, टेट्रा न्यूक्लियर है, डाई न्यूक्लियर है। इसका मतलब क्या है जरा समझो। जैसे अगर मैं कहूं MN2CO10, ये डाई न्यूक्लियर था, क्या था, डाई न्यूक्लियर। कैसे, क्योंकि यहां पर जो मेटल्स हैं, ठीक है, CMI यूं कह सकते हैं, CMI सेंट्रल मेटल आयन या एटम, CMA भी कह सकते हैं, वो कितने हैं, 2 हैं। Mn कितने हैं, 2, तो 2 है, तो बताओ यहां 2 न्यूक्लियस है, डाई न्यूक्लियर। बट यहां आप देखो FeCO5 में यहां अकेला है, तो बताओ ये क्या हो गया, मोनो न्यूक्लियर, क्या हो गया, मोनो न्यूक्लियर। तो इजी सा क्वेश्चन है। तो FeCO5 कैसा है, मोनोन्यूक्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में अपना आंसर क्या आ गया, बी। बहुत इजी है। चलो अब हम पढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। तो क्वेश्चन देखो, एन एग्जाम्पल ऑफ सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। देखो मैंने आपको OMC ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ाए थे, वहां पर मैंने कहा था एक होता है सिग्मा बॉन्डेड, एक होता है सिग्मा बॉन्डेड। अच्छा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में मैंने पहले बताया था एक तो होता है आयोनिक, क्या होता है, आयोनिक। फिर दूसरा होता है कोवेलेंट, ठीक है। फिर कोवेलेंट में हमने 3 पढ़े थे, सिग्मा, पाई, ठीक है, एंड सिग्मा एंड पाई दोनों वाले। तो सिग्मा बॉन्डेड में हमने पढ़ा था RMGX को हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो पहला ही आंसर हो जाएगा सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है मेरा। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आंसर क्या आ गया बेटा, ए। तो देखो ये भी ठीक अच्छा क्वेश्चन था। अब हम बढ़ लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ओके अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। जॉन टेलर इफेक्ट या डिस्टॉर्शन इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि हाई स्पिन जो कॉम्प्लेक्स हैं, उच्च चक्रण कॉम्प्लेक्स हैं, इनमें से कौन से उच्च चक्रण कॉम्प्लेक्स में JTD या जॉन टेलर इफेक्ट प्रदर्शित नहीं होता है। ठीक है, इनमें से किसमें JTD नहीं होगा, कब, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में। अच्छा एक बात बताओ जरा,
हाई स्पिन जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, याद हो तो आप मुझे बताओ किसकी प्रेजेंस में बनते हैं? WFL, वीक फील्ड लिगेंड। क्लियर? तो यानी कि ये सिंपल सा अपने को क्या कह रहा है कि वीक फील्ड लिगेंड की कंडीशन में इन चारों में से कौन सा है वो जेटीडी शो नहीं करता। चलो पहले की बात कर लेते हैं हम। 5 हो गए तो D7 है। D7 मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन है। स्प्लिटिंग करने के बाद देखो 2 ऊपर और 3 नीचे। अब ये था T2G और ये था EG बेटा। इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं देखो 1 2 3। अब कंडीशन कौन सी है बताओ? WFL। तो पेयरिंग पहले नहीं होगी, पहले कहां जाएगा इलेक्ट्रॉन? ऊपर। तो देखो 4 और 5, फिर होगी पेयरिंग तो 6 और 7। अब यहां देखो ये तो यूनिफॉर्म हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एक जैसे फीलिंग हो गई, बट यहां एक जैसे फीलिंग नहीं है, 2 2 पर 1। तो यहां पर क्या हो गया बताओ? एसिमेट्रिकल फीलिंग हो गई, और एसिमेट्रिकल फीलिंग हो गई तो जेटीडी होगी, मतलब यहां तो हो गई। अगर मैं इसी के अंदर अगला एग्जांपल देखूं, ठीक है, D8। तो D8 क्या कहता है? ये रहा D8 में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 भर गए। अब स्प्लिटिंग में वही T2G और EG। तो ये हो गया T2G और ये हो गया EG। अब इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5, देखो वीक फील्ड लिगेंड है तो 3 4 5, फिर 6 7 8। अब यहां देखो यहां भी यूनिफॉर्म हो गया, ठीक है, सिमेट्रिकल। तो यहां भी सिमेट्रिकल हो गया और ये भी कैसा हो गया? सिमेट्रिकल। तो जहां सिमेट्रिकल फीलिंग आ जाती है, सिमेट्रिकली फील्ड हो जाते हैं, वहां जेटीडी नहीं होती। तो यहां जेटीडी नहीं होने वाली, यानी कि आंसर क्या आ गया अपना? बी। तो क्वेश्चन नंबर 17 अच्छा क्वेश्चन है, जेटीडी से क्वेश्चन है, ठीक है, तो बी आंसर आ जाएगा। वीक फील्ड लिगेंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की कंडीशन में। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये रहा अगला क्वेश्चन। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने अच्छे से सिखाया हुआ है, ढंग से देखिए क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट CO बॉन्ड लेंथ? फ्री CO बॉन्ड लेंथ इन CO इज, ये कह रहा है कि कौन सा कंपाउंड है उसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ क्या होगी? लॉन्गेस्ट, यानी कि सबसे ज्यादा। यानी कि यूं समझो, ये है मेटल, ये है कार्बन, ये है ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ ऐसे बॉन्ड होते हैं, मेटल और लिगेंड जो है उसके पास ऐसे बॉन्डिंग होती है। और यहाँ हम देख चुके हैं कि यहाँ पर फील्ड होते हैं ऑर्बिटल्स, और यहाँ पे क्या होते हैं? वैकेंट होते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है? पाई बॉन्डिंग कर लेता है। क्लियर? अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा होगा तो देखो बंदों की संख्या बढ़ेगी। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अगर नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है बॉन्ड लेंथ क्या होने वाली है? कम। अब हमें ये चेक करना है कि ऐसा कंपाउंड इनमें से कौन सा है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है, बंदों की नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बंदों की संख्या है, वो ज्यादा ना हो। क्यों? क्योंकि अगर बंदों की संख्या ज्यादा होगी तो बॉन्ड की लेंथ क्या होगी? कम। जबकि हमें तो लॉन्गेस्ट चाहिए, हमें बॉन्ड लेंथ क्या चाहिए बेटा? लॉन्गेस्ट चाहिए। अरे यस कि नो? चलो, ये क्या हुआ? एक मिनट, चलो अब कर ले। तो हमें ध्यान से देखो, यहां पर क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ बॉन्ड क्या होने चाहिए? ज्यादा होंगे तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, जबकि हमें लॉन्गेस्ट मतलब अधिकतम लंबी जो बॉन्ड लेंथ है वो चाहिए। तो बॉन्ड ऑर्डर यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या होने चाहिए? कम। अगर बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। तो यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके? बॉन्ड ऑर्डर के। तो अब हम चेक करते हैं। देखो यहां पर न्यूट्रल है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। हमने दो केस देखे थे, ठीक है। एक तो पॉजिटिव कंडीशन, देखो पॉजिटिव कंडीशन में क्या होता है? पॉजिटिव कंडीशन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मेटल के पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाते हैं? डिक्रीज। यानी कि मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे, फील्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर ध्यान से देखो ये रहे,
ठीक है। अगर प्लस है, प्लस का मतलब OS प्लस है, OS प्लस होने का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका, तो बताओ यहां पर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स की जो अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है, वो कम हो गई। अगर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता कम हो गई तो वो बैक बॉन्डिंग में कम देगा, बैक बॉन्डिंग में कम देगा। तो यहां पर ध्यान से देखो, बैक बॉन्डिंग यूं कह सकते हैं या सिनर्जिक बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, कम। सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, कम। सिनर्जिक बॉन्डिंग कम हो गई तो मेटल और कार्बन के बीच बंधों की संख्या घट गई, तो यहां वाला बॉन्ड ऑर्डर कम होगा मेटल और कार्बन का। तो अगर यहां बंधों की संख्या कम होगी तो बताओ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बंध ज्यादा होंगे। भाई कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, 3 और 1, 3 इधर है 1 इधर। अगर इधर बंध ज्यादा बनते, यानी कि इधर 3 बॉन्ड बनते तो इधर 1 रहता, पर इधर बैक बॉन्डिंग कम हो गई क्योंकि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी क्या है, कम। तो यहां बैक बॉन्डिंग कम होने की वजह से हुआ क्या, बैक बॉन्डिंग कम होने की वजह से इधर बॉन्ड ऑर्डर कम है, इधर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, यहां बंध ज्यादा होंगे, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, देखो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। जबकि अगर नेगेटिव होता तो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे किसके पास, मेटल के पास, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते तो सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या हो गई बेटा, सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग भी क्या होती, बढ़ती। यानी कि मेटल के पास अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा होगा तो ये ज्यादा से ज्यादा इसको डोनेट करेगी, कार्बोनाइल को। जब डोनेट करेगी तो बताओ इधर से बॉन्ड बनाएगी, इधर से भी क्या करेगी, बॉन्ड। तो बताओ मेटल और जो कार्बन है, मेटल और कार्बन, इसके बीच में बंधों की संख्या बढ़ेगी, मेटल और कार्बन के बीच बंधों की संख्या बढ़ेगी। तो बताओ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बंधों की संख्या, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगी, घटेगी। भाई कार्बन 4 बंध बना सकता है टोटल, अगर इधर बंध ज्यादा बनने लगे तो इधर से कम हो जाएंगे, और इधर कम होंगे तो इधर ज्यादा होंगे। तो बैक बॉन्डिंग ज्यादा होने से इधर बंधों की संख्या बढ़ गई, इधर बंधों की संख्या बढ़ गई तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बंधों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। अगर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, कम होता है, बॉन्ड ऑर्डर अगर कम होता है तो बॉन्ड लेंथ, देखो बॉन्ड ऑर्डर अगर क्या होता है, कम होता है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बढ़ती है। तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कम होना चाहिए, तभी कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है। तो यहां पर ध्यान से देखो, माइनस वाले केस में बॉन्ड लेंथ क्या होने वाली है, ज्यादा। क्यों, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होने वाला है, कम। अब जिस पर जितना माइनस ज्यादा उसकी बैक बॉन्डिंग उतनी ज्यादा, और उसमें कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर उतना ही कम। क्यों, क्योंकि उसमें मेटल और कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। क्लियर। तो आंसर अपना आ गया डी। क्लियर। अब इसी में यहां CO बॉन्ड दे रखा है, क्वेश्चन मेटल और कार्बन बॉन्ड का भी आ सकता था, मेटल और कार्बन बॉन्ड का आता तो फिर अपना आंसर जाता कौन सा, ए। क्यों, क्योंकि यहां पर मेटल और कार्बन के बीच बैक बॉन्डिंग कम हो जाएगी, देख लो सिनर्जिक बॉन्डिंग कम हो गई, सिनर्जिक बॉन्डिंग कम हो गई तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया मेटल कार्बन का, और बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती। जबकि ये पूछा है कार्बन ऑक्सीजन का, तो दोनों टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आंसर अपना क्या आ गया, डी। तो ये कंप्लीट होता है अपना एक और क्वेश्चन। क्लियर। चलो फिर हम आगे बढ़ लेते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, तो देखो बच्चों, जो अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस था, क्वेश्चन सेशन था, वो यही खत्म करते हैं। जितने डिफरेंट टाइप के अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, वो हमने आपको बता दिए हैं। क्लियर है। और यहां तक आए हो तो आप सभी को बहुत 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 थैंक यू। आपने बड़े ध्यान से लेक्चर को देखा, सुना, क्वेश्चन प्रैक्टिस की। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं इन क्वेश्चन का आंसर की भी अवेलेबल करा देता हूं, जो कि आप देख सकते हैं, ये रहा। तो आप मैच कर सकते हैं आंसर। ठीक है, क्लियर है बच्चों। चलो, तो आप सभी को बहुत थैंक यू, और हमारे साथ बने रहें, ऐसे ही हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते रहेंगे और आपको अच्छा कंटेंट देते रहेंगे। चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, टेक केयर बच्चों, बाय बच्चों।